नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजित कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एमके विद्या पाठशाला में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान से अध्याय पहला जय प्रक्रम से टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए फास्ट रिविजन करते हुए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है? तो दोस्तों, स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण किन में होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या अपने हाथ से भोजन पकाना व खाना होता है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, अमर बेल का परजीवी पोषण। तो अमर बेल दोस्तों ऑलरेडी एक परजीवी होता है, इसलिए इसमें स्वपोषी पोषण होगा। और अपने हाथों से भोजन पकाना व खाना, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये हरे पौधे ही स्वपोषी पोषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रॉ मटेरियल CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, तथा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होना जरूरी है, पर्णहरिम जो होता है। तो दोस्तों, पहला जो ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा बी नंबर में दिया है दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश तो दिया है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, ये CO2 और H2O तो है, सूर्य का प्रकाश है, पर्णहरिम है, तो इसका उत्पाद देख लेते हैं C6H12O6 H2O और ऑक्सीजन O2। तो दोस्तों, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये तीसरा चौथा क्यों नहीं सही है? तो सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम तो दिया है, लेकिन यहाँ पर ये CO2 उत्पाद में CO2 नहीं बनता है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन किससे निकलता है? एक तो दोस्तों आप लोगों का है यहाँ CO2 और दूसरा है H2O। इन दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन निकलता किससे है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस तो फिर से दोस्तों ये हो जाएगा, वहाँ जो सूत्र दिया था यहाँ पर जो है आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सही होता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते दोस्तों और देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ऑक्सीकृत फोटोफॉस्फोरिलेशन, सी नंबर है, ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से ये जो बी नंबर ऑप्शन है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों, ये जो हरित लवक होता है इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो आप लोगों का होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्रेनम। दोस्तों, ग्रेनम वाले भाग में ये जो ग्रीन सा दिख रहा है, तो ग्रेनम वाले भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों, क्या प्रोटीन होता है, क्या वसा होता है, मंड होता है और खनिज लवण? तो इसमें दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा, चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे मंड का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, इसमें कह रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है, क्या जड़ में होती है, क्या पत्ती में, सी ऑप्शन है तने में, और डी ऑप्शन है फूल में। तो दोस्तों न ही फूल में होगा न ही जड़ में होगा।
अब बात करते हैं जहाँ पर क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर होता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल सबसे अधिक सर्वाधिक जो है आपकी पत्ती में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों वायु प्रदूषण को कम करने वाली पादपों में कौन सी क्रिया होगी। तो दोस्तों जो CO2 होता है, CO2 की मात्रा जब हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो प्रदूषण होता है। अब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और CO2 को अवशोषित करते हैं। ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे और CO2 को अवशोषित करेंगे, इसलिए इन गैसों का संतुलन बना रहता है। अतः हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, चूंकि श्वसन में दोस्तों जो CO2 बाहर निकाली जाती है, वाष्पोत्सर्जन में केवल जल का जो है वाष्पीकरण होता है। तो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोगों में प्रयुक्त क्षार कौन सा होता है। दोस्तों यह एक ऐसा प्रयोग होता है जिसमें यह जाना जाता है कि ये वायुमंडल से CO2 भी ग्रहण हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये जो एक जार रखा गया, इस जार के भीतर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और इस एक पत्ती को क्या किया गया, इसमें जो है लॉक कर दिया गया है। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, यहाँ से इसको जल भी मिल रहा है, तो उसके बाद इसको वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है कि नहीं, तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है यह CO2 का अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण करने के फलस्वरूप यह पत्ती को नहीं मिल पाता है। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों इनमें जो है स्टार्च या मंड की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये KOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणकों की संख्या होती है। तो दोस्तों अग्र चर्वणक कौन होते हैं, ये जो आगे वाले दोस्तों जो दांत दिख रहे हैं, एक तो हो गया ये कृंतक, ये कृंतक जो होते हैं, और उसके बाद बगल में ये नुकीला वाला जो दांत होता है ये रदनक होता है, और इसके जस्ट बगल में दो दांत ऐसे होते हैं, ए और एक ये दो दांत जो है अग्र चर्वणक कहलाते हैं। बाकी से जो 3 बच रहे हैं चर्वणक होते हैं। तो ये जो 2 दांत हैं दोस्तों, इधर 2 दांत और उसी तरह से इधर भी 2 दांत होंगे दोस्तों। तो ये 2 दांत मिलके 2 जोड़ी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए एक जबड़े में जो है 2 जोड़ी और ऊपर वाले जबड़े में 2 जोड़ी। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, 2 जोड़ी। 2 जोड़ी ये दांत जो है आप लोगों के प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणकों की होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ कह रहा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अगर टोटल दांतों की संख्या देखा जाए तो टोटल दांत 32 होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितने दांत जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे के जो आपके कृंतक दांत होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 संख्या होती है। फिर उसके बाद आप लोगों का देखेंगे जो अग्र चर्वणक होते हैं ये अस्थाई दांत होते हैं, ये जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। ये जो रदनक दांत हैं दोस्तों, तो एक यहाँ पर जो नुकीला है और एक इधर, ये दोनों दांत जो है दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऊपर के 2 और 2 नीचे के, तो ये 4 दांत हो जाएंगे आपके रदनक वाले। और ये जो अग्र जो चर्वणक होते हैं इनकी टोटल एक तरफ देखिए दोस्तों 3 दांत दिख रहा है, एक दांत ये है, एक दांत ये है और एक दांत ये है। तो ये तीनों में जो लास्ट वाला दांत होता है ये अस्थाई दांत होता है, बाकी 2 दांत इसमें जो है अस्थाई होते हैं। तो 2 इधर और 2 इधर के जबड़े में दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों का हो गया 2 2 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इनकी भी संख्या हो जाएगी दोस्तों 8 है। अब टोटल को जोड़ दिया जाए तो 8 4 12, 12 8 20, तो अस्थाई दांतों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य के लार में क्या क्या पाया जाता है, तो ये टाइलिन दिया है, बी लाइसोजाइम दिया है, सी पेप्सिन दिया है और डी ए व बी दिया है। तो दोस्तों इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ जोड़ी के हिसाब से दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आप लोगों का लार ग्रंथि है, ये कौणपूर्ण ग्रंथि होती है, ये जीभ के नीचे जो होती है इसे अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं, और जो ये ठुड्डी के नीचे जो होती हैं तो ये अधोहनु ग्रंथियाँ होती हैं। अब यहाँ पर कौणपूर्ण ग्रंथियाँ इधर है तो उस तरफ भी होगा, तो एक जोड़ी यह हो गया, एक जोड़ी अधोजिह्वा और एक जोड़ी अधोहनु ग्रंथि, तो ये 3 जोड़ी टोटल जो होती हैं दोस्तों, 3 जोड़ी ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव में मुख गुहिका का वह भाग जो कि इसे श्वसन मार्ग से अलग करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो मुख गुहिका ये वाला हिस्सा हो गया और नासा मार्ग जो है ये भाग हो गया। अब देखेंगे दोस्तों
इनको अलग करने वाला जो भाग होता है ये आप लोगों का कहलाता है तालु। ये तालु से ही जो बटे होते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तालु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि में संरचना क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसी फिगर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सांस नाक के द्वारा होता है दोस्तों, ये आगे बढ़ता है और ये जो हमारे इस श्वास नली में चला जाता है। जबकि यही मुख गुहा से दोस्तों भोजन जब निकलते हैं तो यह भोजन कहीं इस श्वास नली में न आ जाए, इसलिए यहाँ पर एक ये संरचना दिख रही हुई दोस्तों, ये जो संरचना यहाँ पर क्या कर लेती है, ढक लेती है और भोजन जो आगे ये भोजन नली में ही चली जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाला जो भाग आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग जो है आप लोगों का घाटी ढापन या एपिग्लोटिस कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ये घाटी ढापन, ये बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक संरचना है जिसमें ये भोजन है, ये आहार नाल की एक पाइप है। अब देखेंगे दोस्तों कि जिस तरह से ये भोजन आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे ये जो है फूलता जाता है और पीछे फिर सिकुड़ता जाता है। तो ये क्रिया दोस्तों जो है क्या है, ये क्रमशः जो आगे की तरफ कूच कर रही है, यानी आगे की तरफ बढ़ रही है और ये जो है पीछे से पचकती चली जा रही है। इसलिए जो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये पाचन तो नहीं होगा, क्रमांकुचन जो है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, क्रमांकुचन। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है। तो क्या मुख गुहिका में होता है, क्या ग्रास नली में होता है, क्या आमाशय में होगा, क्या आंत में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मुख गुहिका में तो जो है स्टार्च का या मंड का पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन यहाँ पर कहा गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे आमाशय में जो है इसका पाचन होगा। दोस्तों आमाशय में एक पेप्सिन नामक एंजाइम होती है जो प्रोटीन का पाचन करती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आमाशय में ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है दोस्तों कि जठर रस निकलता है। तो ये नंबर दिया है अग्न्याशय भित्ति से, दूसरा है जो क्षुद्रांत भित्ति से, और तीसरा आमाशय भित्ति से, और चौथा यकृत भित्ति से। तो दोस्तों जठर बने होता ही है स्टमक या पेट। तो ये जठर रस जो है इसी जठर से ही निकलता है, इसी पेट के ही दीवारों से जो निकलेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आमाशय की भित्ति से या दीवार से ही निकलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा टॉप 20 प्रश्न जो जय प्रक्रम से संबंधित था। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।